अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की खबर आते ही कल रात से शहरियों का पंप्स के बाहर तांता बन गया। आज बेशतर पंप्स बंद पड़े रहे, जो चंदे खुले उन पर भी शहरियों का इज़्दिहाम है। कोई दूध के ड्रम में पेट्रोल भरवा रहा है, कोई बोतलें लिए खड़ा हुआ है। डीलर्स का हुकूमत से मुतालबा है कि उनको पेट्रोल पर मिलने वाला जो मुनाफा है ना, वो बढ़ा दिया जाए। अब मुनाफा बढ़ा तो पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये मजीद इजाफा हो जाएगा। पंप मालिकान का एक मुतालबा ये भी है कि मुनाफा रुपए के बजाय परसेंटेज में फ़िक्स करें, मार्जिन पर फिक्स करें और 6% करें। हुकूमत नाज़रीन जो अब तक डीलर्स को मुज़ाकरात में इंगेज किए हुए थी, हम्माद अज़हर साहब ने मेरे शो में ही बात करते हुए राब्तों की बातें कर रहे थे। आज कह रहे हैं कि हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपये का इजाफा चाहते हैं, लेकिन चंद कंपनीज को नवाजने के लिए इतने बड़े इजाफे की मंजूरी नहीं दी जा सकती। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नाजायज़ मुतालबात नहीं माने जाएंगे, जायज़ मुतालबात पर ज़रूर गौर किया जाएगा, ऐसा हम्माद अज़हर साहब कह रहे हैं। अब डीलर मार्जिन सालों से नहीं बढ़ा, लेकिन मुनाफे में इजाफे का ये मुतालबा नाज़रीन एक ऐसे वक्त पे सामने आ रहा है कि जब पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। दूसरी तरफ हुकूमत IMF शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ाने जा रही है और मुशीर ख़जाना के मुताबिक उसे माहाना 4 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसे 30 रुपये फ़ी लीटर तक की हद तक ले जाया जा सके। मार्जिन बढ़ा तो पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। पूरे मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है, बेचैनी लोगों में छाई हुई है। मैं खुद गई हूँ लोगों के पास और देखा है कि किस तरह से वो बेचारे अजियत में हैं, परेशान हैं कि हुकूमत और ये डीलर्स एसोसिएशन की खींचातानी में आवाम को कितनी अजियत का सामना करना पड़ा है। देखें ज़रा। कराची के जो आवाम है, मैं सड़कों पर इस वक्त मौजूद हूँ। बहुत ज़्यादा बेचारे मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों में पेट्रोल कैसे फिल करवाएं, कैसे आए जाएं। आप यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं? मेरा खुद वाइफ हॉस्पिटल में दाखिल है, पेट्रोल ख़त्म है, पेट्रोल ही किसी हाल देने को तैयार। तो आपने किसी से बात की? कोई हाँ, ये पकड़ा ही नहीं, कह रहे हैं जी कि ताला लगा हुआ है, सेठ नहीं है, कैसे दे दें। काम कर रहे हैं आप यहाँ पर या पेट्रोल खरीदने आए हुए हैं आप? नहीं, काम करते वर्कर हैं हम यहाँ के। पहले ये भाई बेचारे परेशान हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता इनके नहीं लिए? सर, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर से आर्डर बंद है। सुबह से हम परेशान हैं। पर बाइक पे अब ऑफिस तो आ गए, लेकिन अब ऑफिस से वापस जा रहे, घर भी जाना है। अब घर जाने के लिए पेट्रोल नहीं है। नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हम PSO खुला रहेगा, शेल खुला रहेगा। अब पता लग रहा है कि वो दोनों पंप भी बंद है। अब अगर गवर्नमेंट पंप भी बंद रहेंगे तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? ये हमें गधा गाड़ियाँ देते, हम गधा गाड़ियाँ चला लेते। कुछ लोग भी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, ये रुकावटें लगाई हुई हैं, पेट्रोल पंप्स को बंद किया हुआ है, लेकिन लोग बेचारे इस इंतज़ार में हैं कि जिस वक्त ये रुकावटें हटेंगी तो उस वक्त सबसे पहले पेट्रोल फिल करवा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, पेट्रोल के इंतज़ार में खड़े हुए? बिल्कुल। गाड़ी में है? कितना पेट्रोल है अभी? नहीं है अभी कुछ भी, घर जाना है, काम करने निकले थे, अब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खुलेगा, कब अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो जो पेट्रोल पंप्स खुले हुए थे जिनका ऐलान हुआ था, वहाँ पर जाके चेक किया? मेरे पास घर के आसपास जितने ही पेट्रोल पंप है सब बंद हैं, चाहे वो शेल हो, टोटल हो, वो हो, PSO भी बंद है। PSO ने रात को बोला था कि हम पेट्रोल, हमारे पंप जितने भी हैं कंपनी ऑपरेटेड वो सब खुले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं खुला हुआ। और जो खुला हुआ है वो ब्लैक में दे रहे हैं 200 का। अच्छा, 200 रुपये का पेट्रोल लीटर दे रहे हैं मैडम। ये कहाँ पर हो रहा है सर? मैडम ये शारे फैसल पे 1-2 पंप खुले हैं, वहाँ से मैं भी टच करता हुआ, उन्होंने बोला भाई 200 का लेना है, लो वरना जाओ। लाइन्स एरिया में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। मेरे राइट साइड पे शारा फैसल है और इस तरफ जब आप निकल जाते हैं तो सदर है। यहाँ पर बीच में आता है पेट्रोल पंप PSO का। इस जगह पर तवील लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी। मोटरसाइकिल्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। कब से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर लोग। बात करते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम, कब से इंतज़ार कर रहे हैं भाई? आधा घंटा हो गया है। और अभी कितनी देर में नंबर आएगा आपका? तो सामने ही देख लें, रश कितना है। कितनी देर से खड़े हुए? आधा घंटा हो गया। अच्छा, तो पेट्रोल आप कहाँ से ढूंढते हो यहाँ पर पहुँचे? सब जगह ढूंढते हैं, सब जगह रश पड़े हुए, पेट्रोल पंप बंद है, समझ नहीं आ रही क्या दिक्कत है। क्यों स्ट्राइक हुई हुई आज? ये कह रहे हैं पैसे बढ़ाने का, कह रहे हैं पैसे बढ़ेंगे। पेट्रोल पे पैसे बढ़ाने के? पेट्रोल का पैसे बढ़ेंगे। आप लोग तैयार हैं वैसे अगर पैसे बढ़ जाते हैं? तैयार, हम कह रहे हैं ये भी महंगा, इससे भी कम होने चाहिए। एक तरफ गाड़ियों की तवील कतारें आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर लोग हाथों में बॉटल्स लिए खड़े हुए हैं, जो यकीनन कुछ गाड़ियों में डालने के लिए भी चाहिए होता है। घरों में जनरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। आप भी पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई हैं? क्या करें, लाइन इतनी लंबी लगी हुई है तो पेट्रोल तो लेना। कहीं जा रही थी?
जी हम लोग जा रहे थे कोरंगी, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, जहाँ आ रहे हैं वहाँ पेट्रोल ही। अपना जरदारी की हुकूमत गई है, लेकिन ये हाल हमने इस हुकूमत में जो हाल देखा है ना, हमने किसी हुकूमत में ये हाल नहीं देखा। और जितनी महंगाई इस हुकूमत ने की है, किसी हुकूमत ने नहीं की है इतनी महंगाई। 2-2 बोतलें भर के पेट्रोल कहाँ लेके जा रही हैं? एक बेटे की नहीं, एक दामाद की नहीं है। अच्छा, गाड़ी में डालने के लिए नहीं था, तो मैं जाके देखूँ बंद थे सुबह से, अब आई हूँ तो मिला है। तो ऑलमोस्ट पेट्रोल पंप्स जो हमने देखे हैं वो बंद है। कुछ जिनको कहा गया था कि वो खुले हुए होंगे, उनमें से भी कुछ पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं जहाँ पर आवाम की तवील कतारें हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और कुछ बंद हैं जो मैं आपको जिसके मनाज़र दिखा रही हूँ। बहरहाल ये पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के जो भी मामलात हैं, जो भी खींचातानी है, इनकी जो ज़िद है वो हुकूमत नहीं मान रही है, या हुकूमत जो कह रही है वो डीलर्स एसोसिएशन वाले नहीं मान रहे हैं। लेकिन इस सारी खींचातानी में जो नुकसान हो रहा है, जो रुल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम है, जिनको इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। इतनी शदीद परेशानी का आवाम को सामना करना पड़ रहा है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब कराची में पेट्रोल पंप्स बंद होने से ऑब्वियसली मैंने आपको मनासिर दिखाए भी, शहरी रुल गए हैं, एम्बुलेंस सर्विस भी ऑब्वियसली मुतासिर हो रही है, मरीज़ों को अस्पताल पहुँचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर का इलाका लकी स्टार, इसके करीब पेट्रोल ख़त्म हुआ, पम्प्स पर पेट्रोल मिल नहीं रहा है, एम्बुलेंस खड़ी हुई वहाँ पर। एम्बुलेंस में एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची है जिसे ऑक्सीजन लगी हुई है, जिसे अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, बच्ची को पहुंचा नहीं सकते। क्या सिचुएशन हो रही है सलमान, बताइएगा ज़रा। मासूम सी बच्ची है, कोई उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है इसको अस्पताल पहुंचाने की? ये बताइएगा कि पेशेंट को लेके जा रहे हैं, इमरजेंसी होगी, क्या मसला है? एम्बुलेंस लेके जा रहे हो और पेट्रोल नहीं मिला, कहाँ तो घूम रहे हो? पेट्रोल कितना रह गया है? हम तो सर पेट्रोल बिल्कुल कम है हमारे पास, और हम तो हॉस्पिटल के पास से अगर गुजरते हैं, ये भाई लोग हमारे को रोड पे रोक दिया है, क्योंकि आवाम एम्बुलेंस से रोक के हम कह रही है हमारे मैयत ले जाओ, हमारे मरीज़ ले जाओ। तो अब गाड़ियों में पेट्रोल नहीं, हम कहाँ से ले जाएं? और अब ये इमरजेंसी बच्चा है छोटा, वेंटिलेट का पेशेंट है, ऑक्सीजन लगा हुआ है गाड़ी के अंदर भी इसको, और अब पेट्रोल मेरे पास इतना नहीं है कि मैं हॉस्पिटल तक पहुँच सकूँ। मुझे किसी ने कहा PSO वाले दे रहे हैं, तो मैं PSO पे आया, लेकिन ये यहाँ भी रस्सा बांधा हुआ है। अब बच्चा सीरियस है, उनके घर वाले बैठे हैं आपके सामने, और पेट्रोल गाड़ी में इतना नहीं है कि मैं इनको वहाँ तक पहुँचाऊँ। सुबह से इसको लेके बच्चे को यहाँ पे, और इसकी हालत ख़राब है, गाड़ी नहीं मिल रही है। और फिर हमने किया कि अब किसी तरह हुआ है इंतज़ाम, तो पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे बस। बहुत मुश्किल है। बच्चा कितनी माह का है सब बताए ना? और ये बेटी हुई हमारी जो है ना, अभी सुबह हुई है 11 बजे, और यहीं पे है, उसकी भी इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा। यही पेट्रोल नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो रहा है, इतना पर मुश्किल में है बेचारे सारे के सारे, क्या करें? अब हम देखो ना, अब कुछ हो जाए बच्चों को तो क्या करें? मरीज को कुछ हो जाए, हमारे किसी को कुछ हो जाए, हम बता नहीं सकते। हम कितने मसले मसाइल में घिरे हुए, सुबह से हम पागल हो गए, इतने पागल बना दिया इन्हें। आपकी अल्लाह ताला सेहत दे, आप परेशान हो रहे हैं, हम बैठ के बहुत परेशान हो रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं हम इनको, उन्हें एहसास ही नहीं है, हमारा किसी को एहसास नहीं है कि क्या हो रहा हमारे साथ, हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं, कोई हाल नहीं रहा। अब देखो ना, इन मासूम का क्या कसूर है, बच्चों का आगे का पता नहीं है इनको, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि भी किसी तरह पहुंच जाए। ये तकलीफ दे मनाजर हैं, जो डीलर्स एसोसिएशन के लोग हैं, अपने मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल की हड़ताल की जा रही है, और इस हड़ताल में जिन लोगों को अजियत से तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, उनके मनाजर जो कुछ मैं दिखा सकूँ वो सारे मैं मनाजर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कि ये मासूम सी बच्ची है, इसे अस्पताल पहुंचना है, इसको नहीं मालूम कि आपकी हुकूमत के साथ बन रही है नहीं बन रही है, आपका मुनाफा बढ़ना है नहीं बढ़ना, आपका कितना खर्चा हो जाता है, आपको कितना मुनाफा चाहिए, इस मासूम बच्ची को नहीं पता। इसको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है। इस तरह के सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जिनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, पेट्रोल चाहिए, लेकिन आपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं कि जब तक आपकी ज़िद पूरी नहीं हो जाती, आपका मुनाफा नहीं बढ़ जाता, तब तक आवाम ने जो करना है, जैसे करना है, जैसे ज़िंदा रहना है रहें, लेकिन आप अपनी ज़िद से शायद पीछे नहीं हटेंगे। नौमान अली भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। पेट्रोल आप लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन वक्त आपने दे दिया। सर, ये मनाजर देख रहे हैं आप,
ये अजियतनाक तकलीफ दे मनाजिर हैं सर। ये पाकिस्तानी अवाम है, आप लोग अपने मुनाफे के चक्कर में अवाम की फिक्र नहीं कर रहे हैं। नोमान साहब, हेलो जी नोमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी। नोमान साहब, मैं आपको ये मनाजिर भी दिखा रही हूँ, गालिबन आप शायद देख भी रहे हो साथ साथ। ये मासूम सी बच्ची है, 1 दिन की बच्ची है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल लेके जाना है, एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, नहीं पहुँच पा रहे हैं। और सर ये एक मंजर है जो कैमरे में आ गया। ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो इसी तरह से रुल रहे हैं बेचारे सड़कों पर, लेकिन आप लोग अपनी ज़िद से सर हट नहीं रहे हैं पीछे। देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में और मीडिया पे भी चल रहा है कि स्ट्राइक होनी है। लोगों ने पेट्रोल डलवाया भी है, और अगर उसकी एम्बुलेंस वाले ने टाइमली पेट्रोल नहीं डलवाया होगा तो उस वजह से उसने ये फेस किया होगा। अदरवाइज़ तो पेट्रोल पंप वाले एम्बुलेंस के लिए खुले हैं, और हमने बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट्स दिए हैं कि एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल पंप बंद नहीं है। चाहे वो कंपनी ऑपरेटेड तो वैसे भी बंद नहीं है, कुछ पंप्स चल रहे हैं, और अगर जो नहीं भी चल रहे वो एम्बुलेंस को किसी ने रोका नहीं है, पेट्रोल उसको दे रहे हैं। ये एम्बुलेंस वाले का काम था कि वो टाइमली पेट्रोल फिल करवा ले। अभी भी किसी भी जगह आप चले जाएं, पेट्रोल पंप वाला इनकार नहीं करेगा। आप कैमरा भेज दें साथ, देख लें, पेट्रोल मिल रहा है। एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल किसी भी जगह बंद नहीं। सर मैं बाहर खुद गई इंसानियत कोई चीज सर, होती है, मैं खुद गई थी बाहर। एक जनाब, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचना था, वो बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे पेट्रोल पंप पे कि मुझे पेट्रोल दे दें, नहीं दे रहे थे। सर ये खातून ये झूठ बोल रही है सर। 1 दिन की बच्ची को बेचारी गोद में लेकर सड़क पे खड़ी हुई झूठ बोल रही है। कर सकता मैडम, वैसे भी नोमान साहब, मैं आपको सर वो मंजर दोबारा दिखा दूंगी। बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे पेट्रोल पंप से एम्बुलेंस को। हाँ सर, आप कह रहे हैं ना कि ऐसे किसी के लिए भी इनकार नहीं है, तो वो नहीं दे रहे हैं। और जहां तक खबरें मिल रही हैं वो ये तक पता चल रहा है कि जो पेट्रोल पंप जिनके लिए आप बात कर रहे हैं कि कुछ पेट्रोल पंप्स दे रहे हैं पेट्रोल, वो ब्लैक में दे रहे हैं सर। 150 रुपए का पेट्रोल 200 रुपए तक का दिया जा रहा है। वो कंपनियों के पंप ओपन है, हमारे डीलर्स के पंप तो ओपन नहीं है। कंपनियों के पंप अगर ओपन है वो ब्लैक में दे रहे होंगे, हमें तो उसका कोई पता नहीं, क्योंकि कंपनियां कह रही हैं हमारी ऑपरेटेड साइट्स हैं, हमने खोली हुई हैं। ये मेक श्योर करना उनका काम है। डीलर साइट्स जितनी भी हैं वो बंद हैं, और वो जो एम्बुलेंस आएगी उसको पेट्रोल देंगे। मैं आपको मेक श्योर करता हूँ बिल्कुल ठीक है। नोमान साहब, यहाँ पर सर आपने अपना दिफा करने की कोशिश की कि अगर किसी एम्बुलेंस ने पहले से ही पेशगी पेट्रोल नहीं डलवाया, क्योंकि आप लोग बता चुके थे एम्बुलेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। सर अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इस हड़ताल की वजह से किसी की जान चली गई तो आप लोग क्या देंगे सर? क्या जवाब क्या देंगे? सर हमने जवाब नहीं देना, जवाब गवर्नमेंट ने देना है, क्योंकि उनको चाहिए कि इनका जो मार्जिन का इशू है पिछले 3 साल से चल रहा है वो उसको रिजॉल्व करना उनका काम है, हमारा काम तो नहीं है। हम तो उनके पास जाते रहे हैं, हम आवाम हैं, हमने अपना बिजनेस ऐसे तो बंद नहीं किया, मजबूरी के तहत किया है। हम भी मजबूर हैं, हमारे पास मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। अब एक पेट्रोल पंप की वजह से 10 घर पल रहे हैं। सर आपकी मजबूरी ऐसे ही वक्त में क्यों उठी जब पेट्रोल हाईएस्ट प्राइस पे चले गए सर? जो मुल्क की तारीख के इस वक्त सबसे हाईएस्ट प्राइस पर है, उसी वक्त आप लोगों की मजबूरी सर कैसे हो गई? ये जरा मुझे बता दें, ये मसला हल नहीं हो पा रहा है, ये समझ नहीं पा रही हूँ मैं बात। हम तो नहीं, अभी हमारी मजबूरी अभी नहीं आई, हमारी मजबूरी बहुत पुरानी है जो कि हम इनको बताते रहे हैं। तकरीबन 1/7/2020 को एक मार्जिन ड्यू था जो इन्होंने हमें देना था, वो 1 अप्रैल को इन्होंने 7-10 महीने के डिले से हमें दिया। जो लास्ट इन्होंने हमारी रिवीजन की थी, 21 पैसे पेट्रोल था, 18 पैसे डीजल था, बहुत नॉर्मल सा था। और इन्होंने हमें कहा था जी हम आपको रिवाइज 5 सालों में जरा मुझे बता देना, आपके पास नंबर्स हैं, पिछले 5 सालों में आपने कितनी हड़तालें की हैं नोमान साहब? मैडम अगर नहीं हड़ताल की करने की जरूरत पड़ी तो अभी पड़ गई है ना, हमें अगर मार्जिन अभी नहीं दिया जा रहा। मैं भी तो यही पूछ रही हूँ फिर कि जब पेट्रोल पहुंच गया 145-47 पर तो आप लोगों ने स्ट्राइक कर दी सर। अगर मसला आपका पुराना था तो पहले से ही चलता हुआ आना चाहिए था ना सर। गवर्नमेंट कल 100 रुपए कर दे, 60 पुराना चल रहा है ना। जब नहीं माना गया तो फिर स्ट्राइक पे गए ना। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है रिटर्न के अंदर, हमने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं जो जायज बनते हैं। आपको पता है ना कि हुकूमत इस वक्त 100 रुपए का पेट्रोल नहीं कर सकती सर, आपको पता है ये?
मैडम देखें, हुकूमत अपने पे भी नहीं ले सकती, आवाम भी इसका बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो पंप वाले की इतनी सख्त नहीं है कि वो इस 2.5-3 रुपए में काम कर सके और वो चला सके। आप क्या चाहते हैं कि पंप वाला जो है वो सारा काम चला दे, गवर्नमेंट भी बर्दाश्त ना करे, आवाम भी ना करे और पंप वाला करे? सही। अच्छा, साथ ही मौजूद रहिए फारूक हबीब साहब, सुन रहे हैं सर गुफ्तगू। मैंने एम्बुलेंस के बारे में इनसे पूछा है तो ये कह रहे हैं पेशगी उनको करवाना चाहिए था। सर जितनी बद्दुआएं अगर पेट्रोल पंप मालिकान को इस वक्त मिल रही है ना आवाम की तरफ से, सर आप लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, हुकूमत पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं सर, किसी की खुदा न खास्ता जान चली गई फारूक हबीब साहब, क्या होगा सर? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो ये स्ट्राइक हुई है उससे लोगों को बेशुमार जो है वो दिक्कत का सामना है, रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी जो है उससे लोगों को तंगी का सामना करना पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी, देखें ये कारोबार है, आप हड़ताल करके किसी को ब्लैकमेल करके या अपनी जो आपकी पेट्रोल पंप्स की जो आपकी पावर है उसको इस्तेमाल करके आप अपने मुतालबात को डिक्टेट नहीं कर सकते। आपने अल्टीमेटली जो है वो टेबल के ऊपर बैठना है, बैठकर आपकी जो जायज़ बात है उसको माना जा सकता है, उसको तस्लीम किया जा सकता है। अब भी जो है वो तकरीबन 4 रुपये के करीब जो है 3.90 पैसे 3 रुपये 90 पैसे पर लीटर जो है वो इनका मार्जिन वहाँ पर मौजूद है। हमें इनकी जो ये बातें कह रहे हैं उनका भी हमें इदराक है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑलरेडी ईसीसी को उस हवाले से ये सजेस्ट कर चुकी है, जो इनकी जायज़ जो इनकी इंक्रीज है वो हम उसमें करेंगे। लेकिन सर ये हमाद साहब पहले भी बोल के गए थे मेरे प्रोग्राम में, लेकिन फिर उसके बाद ये 25 तारीख आ गई ना सर स्ट्राइक हो गया। लेकिन अब फारूक साहब अब मसला ये है सर, जो मनाजिर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक दिन की मासूम सी छोटी सी बच्ची है सर, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई नुकसान हो गया सर, तो फिर बताएं आप पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन पे डालेंगे, वो हुकूमत पे डालेंगे, जवाब कौन देगा सर इसका? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूँगा कि जो आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है, ये नहीं हो सकता ना कि पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी जो है वो आलमी सतह पे इजाफे की बजाय पाकिस्तान में भी लोगों को उस इजाफे का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और उसी टाइम के ऊपर आप कहें डीलर्स का मार्जिन इतना बढ़ा दिया जाए कि मज़ीद कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा हो जाए, तो ये काबिल अमल चीज़ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इनको चाहिए कि थोड़ा सा ये भी अपने अंदर जो है वो इस हवाले से एक जो है वो थोड़ी स्पेस पैदा करें, जिससे मैं समझता हूँ कि ये सारा सिस्टम जो है वो चलता रहे। इसी मुल्क में कारोबार करना है ना, कारोबार कर भी रहे हैं इसी मुल्क के अंदर जो है वो इनको एनओसीज भी मिले हुए हैं। फारूक साहब ये आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने दीजिए नोमान साहब से। नोमान साहब, ये जो पेट्रोल पंप्स हैं इनका बिजनेस जो है वो वॉल्यूम्स के अंदर है, हजारों लीटर्स की डेली की सेल है, जी जी सर, बुनियाद के ऊपर होता है। कोई ये तो नहीं है कि नोमान साहब 100 लीटर 200 लीटर। फारूक साहब आपकी बात को आगे तो बढ़ाने दें थोड़ा सा। नोमान साहब मुझे ये बताएं, अगर आज हुकूमत आपका मुतालबा मान लेती है, आपका मार्जिन 6% पे ले जाती है, तो पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी सर? मैडम 6% जो है, ये बात आपको बता दूं, 6% जो है 9 रुपए पर लीटर, 9.25 रुपए पर लीटर बनता है। 6% ऑफ दी कीमत क्या हो जाएगी उसका 6% बनता है, ये 9.25 रुपए बनता है। तो ये 9.25 रुपए जो आज की करंट की कीमत है उसमें आप ऐड कर ले जो इंक्रीमेंट है। अच्छा, और वो 9.25 रुपए ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा सर? मैथ्स अच्छा नहीं है मेरा। मैडम 9.25 रुपए नहीं ऐड होगा, ये 3.91 जो करंट चल रहा है उसके अंदर एडिशन होगी। जितना भी होगा कीमत कितनी हो जाएगी? मुझे कीमत बता दीजिए, मुकम्मल कीमत कितनी हो जाएगी सर पेट्रोल की आपका मुतालबा मान लेने के बाद? मैडम कीमत गवर्नमेंट सारा कीमत में तो एडजस्ट, सारी कीमत में एडजस्ट नहीं, गवर्नमेंट के पास और भी ऑप्शंस होते हैं, लेवी में एडजस्ट कर लें, कहीं और एडजस्ट कर लें, कुछ इधर कर लें। प्राइस में हम ये नहीं कहते हमें लमसम एक ही दफा दे दें, आपको इंस्टॉलमेंट्स बना सर। अगर अभी करंट सिचुएशन में जो करंट स्टेटस है सर उसके ऊपर आपकी बात मान ली जाए, कीमत कितनी हो जाएगी पेट्रोल की? जी मैडम करंट कीमत के अंदर आप 4 रुपए ऐड कर लें। सर 4 रुपए ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? नोमान साहब 137 अभी जो है प्राइस है 137 सर। नोमान साहब आप तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स के ही है ना सर? 137 रुपए का पेट्रोल मैडम सर
सर पेट्रोल 145 कहीं 147 तक मिलता है सर। सर मैडम आप चले अगर आप प्राइस की बात कर रही हैं कि इनवॉइस प्राइस की बात कर रही हैं? सर मैं आपसे सादी सी बात कर रही हूँ कि आपका ऐड हो जाने के बाद, आपका मार्जिन ऐड हो जाने के बाद कितने की प्राइस बन जाती पेट्रोल की? मैं आपसे सादा से सवाल पूछ रही हूँ आवाम सर इतनी मुझे जो लग रहा है सर, इखलाकी हैसियत कितनी है आपके मुतालबे की सर कि आप कीमत नहीं बता पा रहे हैं सर? मैडम कीमत तो आप फिर इनसे पूछे ना जो एडजस्ट कर रहे हैं, हमें तो सर ये तो आप ऑप्शंस बता रहे हैं ना कि हुकूमत यहाँ से भी कर सकती है, वहां से भी कर सकती है, लेकिन सीधा सीधा जो होगा सर वो कीमत बढ़ेगी और कीमत बढ़ने के बाद फिर अवाम की जेब से निकालेंगे ना सर। अभी भी आप अवाम को परेशान कर रहे हैं, बाद में भी अवाम के लिए मुश्किल बनेंगे सर। जी बिल्कुल ठीक है सर, अग्री कर रहे हैं आप, कीमत बढ़ेगी। आवाम को परेशान करने का मुतालबा कर रहे हैं आप, कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं आप, महंगाई करने का, मजीद महंगाई में इजाफा करने का मुतालबा कर रहे हैं आप, ऐसे ही है सर नौमान साहब? मैडम महंगा तो होने जा रहा है ना, IMF की जो शराइत है वो कह रहे हैं महंगा होने जा रहा है, ऑलरेडी महंगा होने जा रहा है। हाँ, तो इसमें आप भी अपना हिस्सा निकाल लें। नौमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इस वक्त चल रही है, गालिबन फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं अगले इशू के लिए। नाज़रीन जो पेट्रोल की इस वक्त सिचुएशन चल रही है उस पर जनाब को कुछ प्राइजेस के बारे में भी नहीं मालूम और इस वक्त भी उसी बात पर बज़द हैं कि जब तक हमारा मार्जिन नहीं बढ़ जाता तब तक मामला सेटल डाउन नहीं होगा। अल्लाह जानता है कराची की, पाकिस्तान की आवाम को कितनी देर मज़ीद इस अजियत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आगे बढ़ रही हूँ, कहते हैं ना वो कि एक झूठ छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं भाई। मुस्लिम लीग नून की नाइब सदर और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज माजी में कहती रही हैं कि वो तो कोई मीडिया सेल चलाती ही नहीं है, लेकिन कल ही फिर उन्होंने सारी दुनिया के सामने तस्लीम कर लिया कि वो ही मीडिया सेल को हेड करती थी और उसी हैसियत में उन्होंने समा के इश्तिहारात बंद करने का ऑर्डर दिया था। सुनिए। मेरा मीडिया सेल था, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। देखिए वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी। मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। देखिए वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल मैं तब चला रही थी। तो एक बात तो साफ हो गई है कि मरियम गलत बयानी कर रही थी, जो खुद उनकी अपनी बात से साबित हो गया। कहते हैं ना कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। जब से मरियम नवाज ने माना है कि लीगी दौर में समा टीवी के इश्तिहारात रोकने का हुक्म उन्होंने दिया था, सारी नून लीग परेशान है कि अब दिफा कैसे किया जाए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमाती हैं लाजमी तो नहीं है कि ये ऑडियो 2015-16 की हो सकता है कि ये ऑडियो 2009 या 10 की हो, लेकिन फिर मुसद्दिक मलिक साहब फरमाते हैं कि मरियम की ऑडियो तो 2014 की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के धरने में वन साइडेड रिपोर्टिंग होती थी उनके मुताबिक, इसलिए मरियम नवाज साहिबा को गुस्सा आ गया था और उन्होंने फिर इश्तिहारात रोकने का हुक्म दे दिया था। सुनिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। उस जमाने की बात है जब आपको याद होगा कि खाली कुर्सियां हो चुकी थी इमरान खान साहब के धरने की और जलसे की। 2015 में आप कहाँ से ले आए बात? ये 2009 की भी बात हो सकती है, ये 2010 की भी बात हो सकती है। मीडिया से 2015 की बात। वैसे कमाल है, वैसे ही आपने जो स्पिन दिया बहुत अच्छी दी है। मरियम नवाज से लेकर दिखाए जाने वाले सारे लीगी रहनुमा ही गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि मरियम की ऑडियो में 92 न्यूज़ चैनल के इश्तिहार बंद करने का भी हुक्म दे और वो नाज़रीन लॉन्च हुआ है 2015 में। इसका मतलब है ये हुक्म 2015 के बाद का ही है। शायद इसीलिए कल फिर मेरे सवालात पर जावेद लतीफ़ साहब बड़ा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि सूरत हाल ये है कि ना इस वक्त सच उगले चैन आ रहा है ना निगले चैन आ रहा है। सुनिए ज़रा, देखिए। आप पार्टी ना बना करें, मुस्लिम लीग नून जिसको चाहे इश्तिहार दे, जिसको चाहे ना दे। जो मैं बात कर रही हूँ सर, ये हुकूमती इश्तिहारात की बात हो रही है। आपका अगर ये एजेंडा है, आज आपने इसी तरह प्रोग्राम करना है तो भाई आप कर लो। कहीं किरण भी तो कहीं कोई छोटी मोटी बेनिफिशरी तो नहीं है जिसकी वजह से आज किरण ये प्रोग्राम कर रही है। कल भी जावेद साहब को ये समझाने की कोशिश कर रही थी और अब भी उनको समझाती हूँ, बल्कि तमाम लोगों को ही समझाती हूँ कि लीगी दौर में इश्तिहारात की बंदरबाट हुई कैसे।
लीगी दौर में नाज़रीन अवाम के टैक्स का पैसा किस तरह ज़ाती पसंद नापसंद पर तकसीम किया गया, या फिर यूँ कह लेती हूँ कि मरियम साहिबा के हुक्म पर तकसीम किया गया है, क्योंकि वो तो तस्लीम कर चुकी हैं ये बात खुद ही। वो इश्तिहारात के हवाले से हुक्म देती रही हैं। मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौर में वैसे तो समा को 10वें नंबर के चैनल से भी कम इश्तिहारात दिए गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ 5 बड़े चैनल्स को दिए गए इश्तिहारात की तफसीलात आपके सामने रख रही हूँ। मुस्लिम लीग नून के दौर में नाज़रीन समा टीवी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पोजीशन पर आए। नून लीगी दौर में मजमूई तौर पर समा तीसरे नंबर पर आए। वफाकी और पंजाब हुकूमत के आदाद शुमार मिलाकर, रेटिंग नंबर्स मिलाकर समा और ARY को नून लीग के 5 सालों में 42 करोड़ के इश्तिहारात दिए गए हैं, जबकि जो बाकी 3 मीडिया ग्रुप्स को 11 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए हैं। 11 अरब रुपए के इश्तिहार, यानी समा और ARY को 3 जो उनके ग्रुप्स हैं उनके मुकाबले में 5% इश्तिहार भी नहीं मिले हैं। कमाल की बात बताऊं आपको, रेटिंग के हिसाब से 5 बड़े मीडिया हाउसेस में समा और ARY का जो हिस्सा बनता है वो 40% बनता है रेटिंग के एतबार से, लेकिन उन्हें इश्तिहारात का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा मिला है। इससे बात साबित हुई कि जिन सहाफ़ियों ने सच बोला, इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की गलतियों की निशानदेही की, लीगी हुकूमत ने कोशिश की उनके घरों के चूल्हे ठंडे करने की, लेकिन जब दौर बदला, मरियम के बाबा ऑपोजिशन में आए, तो फिर देखिए कि कैसे यही मरियम बीबी सहाफ़ियों के हुकूक की अलम बरदार बन गई। सुनिए इनकी बातें। मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है जब सच बोलने की सज़ा, सच लिखने की सज़ा, टीवी पे सच कहने की सज़ा सहाफ़ियों को दी जाती है। एक मुल्क उतना ही आज़ाद होता है जितनी उसकी सहाफ़त आज़ाद होती है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत और दिखाने के और तो ये वाली सिचुएशन जो इस वक्त मैंने आपको कंप्लीटली बताई है, ये आपको नज़र आ गया होगा। और कल भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी फ़ारूक हबीब साहब। सर आपसे भी इस मामले पर ऑब्वियसली मैंने बात करनी है। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर खुशामदीद आपको कहती हूँ। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं ऑडियो 2009-2010 की हो सकती है, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं 2014 की है, और सर हालांकि इसमें 92 के इश्तिहार भी बंद करने का ऑर्डर है जो 2015 में लॉन्च हुआ है। अगर नून लीग ने तय कर लिया हो तो हमें भी बता दें सर कि मरियम की ऑडियो कौन से दौर की है, कौन से सन की है, किस हैसियत में उन्होंने इश्तिहारात बंद करने के ऑर्डर जारी किए थे। सर आपने इतनी लंबी तमीद बांधी है मरियम नवाज़ के ऊपर, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है आपने अपनी सहाफ़त जो दिखाई है इसके अंदर कि आपने वन साइडेड सारी की सारी कहानी पूरी बता दी। उससे भी क्या कहते हैं आपके सहाफ़ती इक़दार का पता चलता है। आप मुझे ये बताएं आप कौन सा साल समझती हैं, आप मुझे बताएं कौन सा साल समझती हैं कि मरियम ने ऑडियो ये वाली दी थी। मिसाल के तौर पे आपका बात मान लेते हैं 2015 की थी सर, मिसाल के तौर पे। अगर आप 2014 कहती हैं, मैं वो आप मुझे बता दें आपने कौन सा साल आपको पसंद है, 2014 पसंद है कि 2015 पसंद है, बता दें आप मुझे। मेरी पसंद नापसंद छोड़ें सर, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, आप मुझे बता दें उन्होंने किस हैसियत में कहानी बनाई है ना, तो आप मेरे नहीं मुझे आप ये बता दें कौन सा साल आपको पसंद है, 14 सर। देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना पार्टी बनी हुई, तो सर अगर पार्टी बनी हुई होती तो फिर आप तो नहीं बैठे हुए होते ना इस बात का जवाब देने के लिए सर। अच्छा अगर आप नहीं बता रही आप नहीं बता रही ना तो 2015 ले लेते हैं, क्योंकि आपने तमीज उसके ऊपर बांधी है। तो 2015 में अगर मरियम नवाज ने कहा था कि समा के ऐड बंद करने हैं, तो फिर आपको 15 करोड़ रुपए के ऐड कैसे मिले उसके बाद, ये आप बताएं ना सर। ये आपकी सहाफत किधर चली गई? अगर 15 करोड़ के इश्तिहार ठीक है, मुझे ये बता दें मुझे इसका जवाब दें। आप प्रोग्राम में थे, मैंने आपको तमाम का तमाम दिखाया है कि बाकी चैनल्स को 11 अरब के कमर्शियल्स दिए गए सर। समा की GRPs मिलाकर नंबर 1 चैनल था सर। समा ARY की रेटिंग्स मिलाकर सर 40% बनता था। आप मुझे ये बताएं 5% दिया। नवाज ने ये कहा कि आपको ऐड नहीं मिलने चाहिए, तो फिर 15 करोड़ के ऐड कैसे मिले आपको? तो सर किस हैसियत में गए? कौन वो ऑर्डर देने वाली कौन थी, ये बताएं ना। मैं तो ये पूछ रही हूँ सर। पता चलता है कि ये बात झूठी है, इससे पता चलता है कि ये मरियम खुद कह रही है कि ये ऑडियो उनकी है, कहानी बनाई है झूठी है। मरियम मान रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये बात झूठी है। जब हमने ये वाली बात आपको बोली है कि 50,000 दफा आप लोगों को ये वाली बात बोल चुके हैं कि पार्टी फंडिंग थी, मगर आपने कहानी जरूर बनानी है क्योंकि आपको रेटिंग चाहिए। जब आपको बताया गया है कि ये पार्टी फंडिंग है, लेकिन आपने कहानी बना के सरकार वाले फंड के ऊपर उसको लेके आना है, और वो भी पूरी कहानी आपने नहीं बनाई, क्योंकि अगर मरियम ने मना किया था तो फिर 15 करोड़ के फंड आपको कैसे मिले उसके बाद? इसका जवाब देना आप, अवाम आपके साथ पूछ रही है, इसका जवाब क्या जवाब है? मैं सर समझने की बात कर रही हूँ आपसे सर। ये यानी मरियम झूठ बोल रही हैं, ऑडियो उनकी नहीं है सर?
नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मुसलसल आपने कहा मैं तो वो बता रही हूँ ना जो मरियम कह रही है, मैं वो बता रही हूँ, फिर मैं उसी पर ही सवाल कर रही हूँ। नहीं तो मैंने भी आपको बता दिया ना कि मरियम ने ये वाली बात कही है कि ये पार्टी फंडिंग है, पार्टी का फंड था, मगर आपने वो बात बीच में से निकाल के अपना पूरा एंगल दे दिया उसके अंदर। तो जाहिर है फिर आपकी सहाफत का तो जनाजा निकाल दिया ना आपने उसी वक्त कि आपकी सहाफत कैसी है। 15 करोड़ के इश्तेहारात मिले थे अफनान साहब। आप मुझे बताएं कि पार्टी फंड, हमने कहा कि मरियम की ऑडियो पार्टी फंडिंग की है, मगर आपने उसको नहीं, आपने पूरी अपने शुरू में इंट्रो में वाली बात कही नहीं। आपने इतनी लंबी कहानी अपना अलिफ लैला की कहानी सुना दी, लेकिन वो बात नहीं की आपने। और आपने उसके बाद कह दिया कि वो सरकारी फंड है। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये बात सरकारी फंड के लिए नहीं है। आप मेरे साथ ही मौजूद रहे सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं सर। मैं बिल्कुल माफी मांगूंगी सर, मैं गलत होंगी तो माफी मांगूंगी। अफनान साहब थोड़ा सा सर गलत बयानी की सर 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 इंतजार करें ना, इंतजार करें सर। मुझे भी तो दिफा करने थे। वो 15 करोड़ के कमर्शियल मिल गए, पार्टी कमर्शियल मिल गए सर, वो दिखाने तो दें मुझे। ठीक है ना, मैं बताती हूँ आपको, कैसे मिले। आप साथ ही रहे, मैं बताऊंगी ना आपको, थोड़ा इंतजार तो करें फारूक साहब। सर वो कह रहे हैं भाई ये हुकूमती इश्तिहार का कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो पार्टी फंड थे, पार्टी के सर अब तो कमेटी बन गई। और ना लेके जाएं, आप मुझे इसका जवाब दें। अफनान साहब मैं आप ही की बात पे हुकूमत से तो सवाल कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे मुझे सर। हालांकि जवाब आप देने आए हुए सर, मेरे सवाल का आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। पिछले 3 दिन से मैं सवाल कर रही हूँ सर। सर मैंने कल भी पूछा सर, आज भी पूछ रही हूँ, किस हैसियत में सर, किस हैसियत में उन्होंने मना किया है, ये तो बता सकते हैं ना आप। मेरी बात का तो जवाब ही नहीं दे रहे सर, मेरी बात का आप लोग जवाब नहीं दे रहे। मांगे पहले सर, मैंने तो पूरे आदादो शुमार दिखा दिया आपको। अभी मैंने प्रूफ किया है कि नहीं किया कि आप गलत कह रही हैं। अफनान साहब मैंने भी तो साबित कर दिया सर। आपने तो कुछ प्रूफ नहीं किया सर। साबित किया कि 2014 टोटल 90 लाख के इश्तिहारात दिए सर 2015-16 में भी ऐड मिलते रहे सर। कैसे मिले आपको ऐड सर? वो हुकूमत किसकी थी सर, वक्त किसका था? इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मरियम साहिबा किस कैपेसिटी में इश्तिहारात देने ना देने का फैसला कर रही थी? समा के ऐड बंद हो गए हैं तो फिर ऐड कैसे मिले आप सर? अग्री, आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, मुझे ये बता दें मरियम साहिबा किस कैपेसिटी में ये ऑर्डर्स दे रही थी सर, इश्तिहारात देने किसी चैनल को नहीं देने? आप पहले नहीं इधर उधर कहानियां ना सुनाएं सर। मैंने आगाज में सवाल ही यही किया, मैंने तो आपसे आगाज से सवाल ही यही किया। एक तरफ आप पार्टी इश्तिहारात की बात कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ गलत इल्जाम लगाया है। आप पहले ये बात माने, पहले आप नहीं आप पहले ये बात माने कि आपने गलत बयानी की है, आप उसमें माजरत करें, उसके बाद अगली बात होगी। सर आप मेरी बात का जवाब तो सर आप मेरी बात का जवाब तो दे दिया करें सर, मेरी बात का, मेरे सवाल का जवाब तो दे दिया करें। जवाब देंगी सर, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। सर आप पहले मेरी बात का जवाब दें। सर 2016-17 में आप लोगों ने, मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपके पास ना सर इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, पार्टी इश्तिहारात के लिए आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 90 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो 15 करोड़ आपने सिर्फ समा को कहां से दे दिए? भाई 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में आपको 15-16 करोड़ रुपए के ऐड कैसे मिल गए? जब मरियम ने मना कर दिया था समा टीवी को ऐड नहीं देना, कैसे मिले? बताएं ना इस बात को। उसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ये वाली बात। आपको सर आपको अपनी पार्टी गोशवारों का नहीं पता सर, आप यहाँ पे मुझे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सर। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक सर 2013 से 2017 तक जो टोटल एक्सपेंडिचर है आपका 9 करोड़ सर, आप 15 करोड़ के इश्तिहारात दे रहे हैं हमें, 9 करोड़ हैं सर। अब आपको माफी मांग लेनी चाहिए। अफनान साहब गलत बयानी कर रहे थे आप सर, आपके पास आदादो शुमार नहीं थे सर, डेटा आपके पास नहीं था सर, गोशवारे हैं आपके पास, दीजिए सर मैं चला दूं। 18 करोड़ रुपए के फंड मिले हैं आपको टोटल, और 2015 के बाद आपको 15 करोड़ रुपए के फंड मिले हैं। अगर आप कह रही हैं आपकी पार्टी के 18 करोड़ के फंड जो आपके थे उसमें से 18 करोड़ के इश्तिहारात आपने समा टीवी को दिए, आप ये कह रहे हैं? बात ही नहीं हो रही ना। अरे आपने पहले ये दलील दी, आपने पहले ये कहा कि सरकार का पैसा जो है वो देर से पार्टी फंड की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो हुकूमती इश्तिहारात थे, आप कह रहे हैं पार्टी फंड है, फिर आप कह रहे हैं 18 करोड़ दिए, फिर आप कह रहे हैं पार्टी फंड कहाँ से आ गए? आप क्या कह रहे हैं सर? आप लोग दिफा करते करते परेशान हो गए सर। ये वाली बात की है सर, पूरे इंट्रो में ये वाली बात की है कि सरकारी फंड की, और जब मैंने आपको बताया कि पार्टी फंड तो आप सर ये सरकारी फंड था, इसीलिए तो मैंने बात की। मतलब ये आपकी सर 1.3 बिलियन रखा गया था सर, सरकारी फंड थे, सवाब दीदी फंड थे सर। आपको इसका सर
आप सरकारी फंड आपको कैसे मिला? अफनान साहब, आपको अपने पार्टी फंड्स के बारे में नहीं पता, गोशवारों के बारे में नहीं पता, ऑडियो के बारे में आपको नहीं पता। सर आप आकर नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कुछ आपको मालूम नहीं। सर माफी आप मुझसे मांगने की बात कर रहे थे, हालांकि इखलाकी तौर पर आपको मांगनी चाहिए। सर आपको मालूम कुछ नहीं है। फारूक हबीब साहब, 5 सालों में सर टोटल 9 करोड़ के इश्तेहारात थे। फारूक साहब अब तो आप लोग कमेटी बना दी है सर। पैसे लेके 2-2 टके के पैसे लेके साफी क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे हुए आप लोग। अफनान साहब मेरी बात सुनिए सर। सर मैं आपके लहजे में आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर प्लीज सर मैं आपको आपके लहजे में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन सर मैं नेशनल टीवी का ख्याल करूंगी और आप भी करेंगे सर। प्लीज सर ध्यान से बात कीजिए सर, तमीज से बात कीजिए। आप हर तरह का आर्गुमेंट कीजिए। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? 2 टके की साफी सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर प्लीज मुझे मत बताएंगे 2-2 टके 3-3 टके, प्लीज सर। अफनान साहब साबित कीजिए, साबित करें अफनान साहब, साबित करें सर। सर साबित करें, मेरे शो में कह रहे हैं आप, मुझे साबित करें सर। है आपके पास कोई सबूत? सर इल्जाम लगाने से पहले साबित करें। अफनान साहब ये हाल है आप लोगों का। सर आप लोग झूठे इल्जाम लगा देते हैं सर। अफनान साहब आप लोग झूठे इल्जाम लगा देते हैं, होता आपके पल्ले कुछ नहीं है। प्लीज सर। फारूक हबीब साहब सर सुन रहे हैं आप? सर आप लोगों ने तो अब कमेटी भी बना दी है सर। इन लोगों के 5 सालों में 9 करोड़ के टोटल सर इनके जो पार्टी फंड्स थे वो, और ये कह रहे हैं 15 से 18 करोड़ सर सिर्फ उन्होंने हमें दे दिए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है इनके साथ। देखें बात यह है कि समा ने आईना दिखाया है, वो पूरी की पूरी नून लीग जो है वो बुरा बना गई है। ये हमेशा ये चाहते हैं कि सिर्फ इनके झूठ दिखाता रहे मीडिया, इनके झूठ मीडिया दिखाता रहे, इनके जो हकायक हैं जो सच है वो सामने लेकर ना आए। भाई मसला ये नहीं है कि 15 करोड़ के ऐड दिए हैं या 3 अरब के ऐड दिए हैं। मसला ये है कि मरियम सफदर किस हैसियत से बैठकर जो अवाम के टैक्स का पैसा था उस बुनियाद के ऊपर आर्म ट्विस्टिंग कर रही थी। एक तरफ आप मुनाफिकत करते हैं, आप अफनान साहब आपकी बात पूरी उन्होंने बड़े गौर से सुनी है सर, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज उनकी बात तो सुने। अफनान साहब आपकी पूरी बात मैंने भी सुनी है, उन्होंने भी सुनी है, आप भी सुने सर प्लीज। सर प्लीज सर बात सुने सर। मैं अपने मेहमानों के साथ माइक बंद करवाने वाला काम नहीं करती हूँ सर। प्लीज सर बात सुनिए सर। आप मुसलसल बीच में मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन पहले आप फारूक साहब की बात सुने सर प्लीज। फारूक साहब 1 मिनट मुझे बोलने नहीं दिया, आपने मुसलसल मेरी बात में इंटरफेरेंस की। फारूक साहब 1 मिनट आपने मुझे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। अफनान साहब थोड़ा गुस्सा ठंडा कीजिए सर, वापस आती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मरियम बीबी की ऑडियो और फिर उसके बाद उनका किया हुआ इंकशाफ और उसके बाद मजीद इंकशाफात पे बात हो रही है आज प्रोग्राम में। फारूक हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत हैं, साथ ही मौजूद हैं। सर ये जो इश्तिहारात की छानबीन के लिए कमेटी बनाई गई है, इसमें फारूक साहब शामिल कौन कौन है और कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है सर? देखिए ये तो टाइम फ्रेम जो है इसका वाज़ेह हो जाएगा बहुत जल्द। इसकी हम तहकीकात करके विद इन नो टाइम जो है वो सामने ले आएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये वो हकाइक हैं जो हकाइक किसी से जो है वो छुपाए नहीं जा सकते। बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। वाज़ेह ये है कि ये मरियम सफदर स्ट्रेटजिक मीडिया कम्युनिकेशन सेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के चला रही थी। एक तरफ ये कहते हैं आज़ादी सहाफ़त की बात करती हैं, दूसरी जानिब जब उनका अपना जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऑडियो लीक ये है कि मुल्क के बड़े 4 मीडिया ग्रुप्स को वो बंद करने के हवाले से उनके इश्तिहारात हुक्मनामा जारी कर रहे हैं। और डिस्पैरिटी आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो एक ग्रुप को 3-3 अरब के रुपए के एड्स फराहम किए जा रहे हैं, जबकि अगर आप ARY 92 समा उनके एड्स को अगर आप देख लें तो वो एड्स जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और जब आप इनकी रेटिंग देखें, आज भी तो हुकूमत जो है वो एड्स दे रही है, आज भी हुकूमत जो है वो रेटिंग्स की बुनियाद के ऊपर जो उनका ड्यू शेयर है मार्केट का उसके मुताबिक उनको दे रहे हैं। आज तो पिक एंड चूज नहीं हो रहा, आज तो आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो रही, लेकिन ये लोग आर्म ट्विस्टिंग करते थे ताकि अपना एजेंडा डिक्टेट किया जा सके। इनकी चोरी के ऊपर मीडिया सवालात ना पूछे, इनकी गवर्नेंस के ऊपर मीडिया सवालात ना पूछे। मीडिया की आवाज़ को बंद करने के लिए ये इक़दाम जो है वो मरियम सफदर लेती रही हैं। और इनकी जो हुकूमतें हैं, दोनों हुकूमतों का वो तमाम डेटा जो है वो हम सामने लेकर आएंगे। कुछ डेटा जो है वो ऑलरेडी सामने आ भी चुका है, लेकिन उसके ऊपर मज़ीद कॉम्प्रीहेंसिव काम करके वो पूरी तहकीकाती कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आएगी। उस रिपोर्ट को हम
शाया करेंगे, जिसमें ये तमाम तरह हकायक हम लेकर आएंगे। और आप बुनियादी तौर के ऊपर ये देखें कि ये किस मुंह से जो है वो फिर मीडिया की आज़ादी की बिल्कुल ठीक है। सर बहुत माजरत, आपको थोड़ा लगता है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। अफनान साहब, मेरी कोशिश थी कि ख्वाहिश भी थी कि वो साथ होते तो आखिर तक प्रोग्राम में होते, लेकिन वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए। चलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर कभी साथ होंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।